नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं शिप बिल्डिंग से, जहां पर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को उनका पहला मेजर इंटरनेशनल ऑर्डर मिल गया है फ्रेंच कंपनी सीएमए सीजीएम की तरफ से। और यहां पर वो इस कंपनी के लिए 6 कंटेनर शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। दोस्तों, सीएमए सीजीएम ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट कंटेनर शिपिंग कंपनी मानी जाती है और मोस्टली भारत के अंदर भी आपने इनके कंटेनर्स देखे ही होंगे, क्योंकि हमारी बहुत सारी फ्रेट ट्रेन इनके कंटेनर्स को इस्तेमाल और ट्रांसपोर्ट करती है। और इसी के चलते टाइम टू टाइम इनके द्वारा नए कंटेनर शिप्स खरीदे जाते हैं। इस बार ये मौका कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को दिया जाएगा, जहां पर एलएनजी पावर फीडर कंटेनर शिप्स इनके लिए मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। कोरियन कंपनी एचडी कोरिया के डिजाइन का इस्तेमाल यहाँ पर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड करेगा और ओवरऑल $300 मिलियन का ये ऑर्डर है, जो देश के अंदर शिप बिल्डिंग के लिए काफी बड़ा कुछ है। अगली 2 अपडेट दिल्ली अलवर आरटीएस से है, जहां पर हरियाणा सरकार के द्वारा इसका एक्सटेंशन अप्रूव कर दिया गया है और अब इसका पहला फेज धारूहेड़ा की जगह बावल टाउन तक बनकर तैयार होगा। दोस्तों, दिल्ली अलवर आरटीएस के ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग डिसाइड ये किया गया था कि इसका पहला फेज राजस्थान के अंदर एसएनबी तक बनेगा, लेकिन हरियाणा सरकार के द्वारा कहा गया था कि वो लैंड नहीं दे पाएंगी और उन्होंने एनसीआरटीसी को कन्वे कर दिया था कि इसका पहला फेज हरियाणा के अंदर धारूहेड़ा में ही टर्मिनेट कर दिया जाए और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो दूसरे फेज में कंप्लीट किया जाए। लेकिन हरियाणा सरकार के मिनिस्ट्री के द्वारा ही उनके इस प्लान के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कर दिए गए, क्योंकि मिनिस्टर का कहना था कि पहले फेज में ही इसको बावल तक एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि बावल के आसपास एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन और आईएमटी बावल के एक्सपेंशन का काम चल रहा है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आरटीएस यहाँ पर आ जाती है तो इसको एक काफी बड़ा पुश मिलेगा। इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने उनका डिसीजन बदल लिया है और उन्होंने क्लियरेंस दे दी है कि इसको बावल तक बनाया जाए। अगर राजस्थान सरकार भी अप्रूवल देती है तो पहला फेज आपको एसएनबी तक बनता हुआ दिखाई देगा, नहीं तो बावल तक तो ये बनेगा ही बनेगा। अगली 2 अपडेट यूपीआई को लेकर है, जहां पर दोस्तों जापान के अंदर भी आपको बहुत ही जल्द यूपीआई देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एनपीसीआई की सब्सिडरी एनआईपीएल ने जापानीज आईटी कंपनी एनटीटी डेटा के साथ में यूपीआई फैसिलिटेशन को लेकर एग्रीमेंट साइन कर लिया है। दोस्तों, यूपीआई की आप जानते हैं कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है, बहुत सारी कंट्रीज में ऑप्टेशनल हो चुका है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे इंडियन डियास्पोरा या फिर इंडियन ट्रैवलर्स को होता है, जो दूसरी कंट्रीज में घूमने के लिए जाते हैं। सिमिलरली इस एग्रीमेंट के अंतर्गत वो लोग जो जापान घूमने के लिए या फिर बिजनेस पर्पज से जाते हैं, वो एनटीटी डेटा के मर्चेंट लोकेशंस पर यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, जैसा कि वो भारत में करते आ रहे हैं। अगली 2 अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर अमरावती कैपिटल सिटी के ऊपर अच्छा खासा प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रहा है और अभी यहां पर पहली बिल्डिंग सीएम के द्वारा इनॉग्रेट भी कर दी गई है। साथ साथ नई राजभवन बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को लेकर अप्रूवल भी दे दी गई है। दोस्तों, जो बिल्डिंग यहाँ पर बनकर तैयार हुई है वो कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स होंगी। ग्राउंड प्लस 7 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, 4.32 एकड़ की में बनी है और 373.2 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए गए हैं। अमरावती के अंदर ये बिल्डिंग एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का काम करेगा, जहां से रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी। साथ साथ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के कई सारे डिपार्टमेंट्स भी यहाँ से ऑपरेट करेंगे। बात करूँ राजभवन बिल्डिंग के बारे में, तो वो रिवर बैंक के पास बनकर तैयार होगी। 212 करोड़ रुपए उसके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। 2 गेस्ट हाउसेस, 6 ऑफिसर क्वार्टर्स, 10 सीनियर स्टाफ क्वार्टर्स, 12 जूनियर स्टाफ क्वार्टर्स, 40 सपोर्ट स्टाफ क्वार्टर्स, जबकि 20 रूम्स और 144 अकोमोडेशन यहाँ पर अलग से बनाए जाएंगे। अगली 2 अपडेट राजस्थान से है, जहाँ पर एनएचपीसी के द्वारा करनीसर सोलर पावर प्लांट का 5वां फेज भी कमीशन कर दिया गया है और इसके चलते अब ये सोलर पावर प्लांट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, करनीसर सोलर पावर प्लांट बीकानेर के अंदर बनाया गया है। 300 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। 4 पार्ट्स इसके पहले ओपन हो चुके थे, आखिरी पार्ट 85.72 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ ओपन किया गया है। कुल मिलाकर 1732 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए गए हैं और यहाँ पर जितनी भी पावर जनरेट होगी वो सारी की सारी पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सप्लाई की जाएगी। अगली 2 अपडेट ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स से है, जहां पर दोस्तों इस इंडेक्स का 38th एडिशन अभी लॉन्च कर दिया गया है और इस बार अगेन हमारी इंडियन सिटीज की रैंक यहाँ पर हमें बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो दोस्तों, ये इंडेक्स ग्लोबली सारे के सारे जो फाइनेंशियल सेंटर्स हैं उनको रैंक करता है उनकी कम्पिटिटिवनेस के बेसिस पर। 29,000 से ज़्यादा असेसमेंट्स और 100 से ज़्यादा इंडिसेस का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डेटा ड्रिवन रिपोर्ट होती है। ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि हमारी सिटीज़ की रैंक इस रिपोर्ट में बढ़ती चली गई है। इस एडिशन में गिफ्ट सिटी को भारत की बेस्ट रैंक सिटी बताया गया है। 43वीं रैंक ओवरऑल दी गई है गिफ्ट सिटी को पूरी दुनिया के अंदर। 3 रैंक्स का यहाँ पर हमें जम देखने को मिला है। पिछली बार गिफ्ट सिटी की रैंक यहाँ पर 46 थी। इसके अलावा दोस्तों इंडो पैसिफिक के अंदर जो टॉप 15 फाइनेंशियल सेंटर्स की लिस्ट उन्होंने प्रिपेयर की है, उसमें भी गिफ्ट सिटी इकलौती इंडियन सिटी है जो इसमें शामिल हुई है। मुंबई को इस बार 46वीं रैंक दी गई है और मुंबई टॉप 50 में भी एंटर कर चुकी है, जबकि पिछली बार मुंबई की रैंक 52 भी थी। सिमिलरली दिल्ली को भी 54वीं रैंक दी गई है, जबकि पिछली बार दिल्ली 60वें नंबर पर था।
अगली दोस्तों अपडेट टाटा ग्रुप को लेकर है, जहां पर दोस्तों रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि टाटा ग्रुप के द्वारा चाइनीज कंपनी जस्टेक की इंडियन यूनिट को एक्वायर कर लिया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि अब ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक के बैनर के अंदर में काम करेगी। तो दोस्तों इस अपडेट को आप एक रिपोर्ट की तरह ही लीजिएगा, क्योंकि टाटा के द्वारा अभी डील को क्लैरिफाई नहीं किया गया है, पर क्योंकि एक्विजिशन की बातें लंबे समय से चल रही थी तो हो सकता है कि ये डील साइन भी हुई हो। $100 मिलियन की डील बताई गई है। और अगर दोस्तों आपको जस्टेक के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये 2008 से ही एप्पल के लिए एक सप्लायर रहा है। 2019 में इन्होंने तमिलनाडु के अंदर एक फैक्ट्री सेटअप की थी और उसी को ही टाटा के द्वारा एक्वायर करने की बात की गई है। अच्छी बात यह है कि डे बाय डे एप्पल की सप्लाई चेन में टाटा का रोल हमें और बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। अगली दोस्तों अपडेट फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहां पर दोस्तों मुंबई के अंदर रमाबाई अंबेडकर नगर और कामराज नगर इन दोनों एरियाज में स्लम्स का रिडेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम के द्वारा इसको लेकर फाउंडेशन रखने का काम किया गया है। दोस्तों मुंबई काफी तेजी से स्लम फ्री सिटी बनने की ओर बढ़ती जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय के अंदर अंदर बहुत सारी स्लम्स का रिडेवलपमेंट यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, जिसमें धारावी, मोतीलाल नगर, इसके अलावा बीएमसी के द्वारा भी कई सारे जो वार्ड्स है वहाँ पर स्लम्स को रिडेवलप किया जा रहा है। और उनके साथ साथ घाटकोपर के अंदर इन 2 स्लम्स का रिडेवलपमेंट भी स्टार्ट हो चुका है। 1299 करोड़ रुपीस इनके ऊपर खर्च किए जाएंगे। एमएमआरडीए और स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी ये दोनों मिलकर इसको मैनेज करेंगे। 17,000 फैमिलीज को 300 स्क्वायर फीट के घर यहाँ पर दिए जाएंगे। कुल मिलाकर 36 मंथ्स की यहाँ पर डेडलाइन सेट की गई है और इतने समय के अंदर अंदर होपफुली कंप्लीट हो पाएगी। अगली 2 अपडेट भोपाल मेट्रो से है, जहाँ पर कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी के द्वारा भोपाल मेट्रो का फाइनल इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। उम्मीद है कि अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर अब ये पूरी तरह से ओपन हो जाएगी। दोस्तों इंदौर मेट्रो की तरह भोपाल मेट्रो में भी पहले प्रायोरिटी कॉरिडोर को ओपन किया जाएगा। सुभाष नगर डिपो से एम्स भोपाल तक 6.22 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और टोटल 8 मेट्रो स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें डीआरएम ऑफिस, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और केंद्रीय विद्यालय जैसी जो प्लेसेस है वो कनेक्ट हो पाएंगी। अभी इंस्पेक्शन स्टार्ट हो चुका है। होपफुली आपको अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर ये मेट्रो लाइन ओपन होती हुई दिखाई देगी। अगली 2 अपडेट कोयम्बतूर से है, जहां पर दोस्तों पैरा एथलीट्स के लिए कोयम्बतूर कॉर्पोरेशन एक एक्सक्लूसिव स्टेडियम बनाने जा रही है और इसके लिए 15 करोड़ रुपीस वो खर्च करेंगे। तो दोस्तों ये स्टेडियम स्पेसिफिकली वार्ड नंबर 45 में बनकर तैयार होगा। 2.42 एकड़ के एरिया में लैंड यहाँ पर शोलिस्ट कर ली गई है। पैरा एथलीट्स की ट्रेनिंग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज यहाँ पर तैयार होंगी। अभी फिलहाल कोयम्बतूर सिटी कॉर्पोरेशन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु के साथ मिलकर इसका पूरा डिजाइन तैयार कर रहा है और वो जब तैयार हो जाता है तो उसी के बेसिस पर इसको बनाया जाएगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट प्रयागराज से है, जहां पर दोस्तों प्रयागराज मेट्रो लाइन के प्लान अभी स्क्रैप कर दिए गए हैं और अब ऐसा बताया गया है कि मेट्रो लाइन की बजाय प्रयागराज के अंदर एक फुल फ्लैश्ड मेट्रो सिस्टम ऑपरेट किया जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो रूट पहले मेट्रो लाइन के लिए आइडेंटिफाई किए गए थे, मेट्रो के लिए भी वही रूट होगा। रूट में यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है, बस अब मेट्रो लाइन की जगह यहाँ पर कन्वेंशनल मेट्रो आपको ऑपरेट होती दिखाई देगी, जैसे कि कानपुर और लखनऊ में हो रही है। प्रयागराज की बढ़ती पॉपुलेशन और बढ़ते हुए ट्रैफिक कंजेशन को देखकर ही डिसीजन लिया गया है। बात करो रूट के बारे में तो 2 कॉरिडोर्स यहाँ पर प्लान किए गए हैं। पहला बमरोली से झुंसी तक 23 किलोमीटर का, दूसरा शांतिपुरम से छौकी तक 21 किलोमीटर का। एक सेंट्रल इंटरचेंज भी बनाया जाएगा परेड ग्राउंड के पास, जहाँ पर दोनों कॉरिडोर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। 3 कोच की ट्रेन यहाँ पर ऑपरेट होंगी, जिनकी पैसेंजर अकोमोडेशन कैपेसिटी 1200 के आसपास होगी। 10,000 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पर खर्च आने वाला है। हालांकि पहले मेट्रो लाइन के ऊपर 2700 करोड़ रुपीस का खर्च आने वाला था, पर क्योंकि अब कन्वेंशनल मेट्रो बनेगी तो खर्चा तो यहाँ पर बढ़ना ही है। अथॉरिटीज के द्वारा बताया गया है कि दीपावली के बाद इसकी पूरी डीपीआर तैयार कर दी जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।